Assalamu alaikum. This is our 12th lecture of managerial economics and our topic today is demand forecasting. जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2 लेक्चर्स में भी हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और ब्रॉडली स्पीकिंग हमने कहा था कि हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं एंड दोज टेक्निक्स आर क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. क्वालिटेटिव टेक्निक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आजकल हम क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस जो है उसको सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं. जैसे कि आप जानते हैं देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ डेटा. One is the long run secular trend, the other is seasonal variation, third one is cyclical variation and the last one is random variations. और हमने आपको बताया था कि इस मॉडल को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं. One is the additive model and the other is multiplicative model. अब जो हमने simplest method यहाँ पे यूज़ किया था that is extrapolation, that is using graphical method. और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें हमने जो ग्राफ आप देख सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सेल्स है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है और इसमें हम जो प्रोजेक्शन करेंगे, जो हमने फोरकास्टिंग करनी है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट ऑब्जर्वेशंस. और पास्ट ऑब्जर्वेशंस हमने बताया है और प्रेजेंट के लिए आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है अप टू द ट्रेंड लाइन. और जो ट्रेंड लाइन है उसमें आप देखें कि एक जो उसका पोर्शन है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट वो जो है वो स्ट्रॉन्ग है ज़रा और इसके बाद वो लाइन जो है वो डिम हो जाती है. हमने उसी लाइन को एक्सटेंड किया है इन ऑर्डर टू फोरकास्ट फ्यूचर वैल्यूज़. नाउ दिस वाज द सिंपलेस्ट मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस और इसको हम कहते हैं एक्सट्रापोलेशन. दैट इज़ डेटा जो है उसको हम सिंपली प्लॉट करते हैं, उसमें से हम जो है एक स्ट्रेट लाइन फिट करते हैं शोइंग द लॉन्ग रन ट्रेंड. इन दिस केस इट इज़ राइजिंग, इट कुड बी फॉलिंग. अगर डेटा जो है वो इस टाइप का है कि फॉलिंग लाइन हम ड्रॉ करें तो वो फॉलिंग होगी, लेकिन हम जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट ऑब्जर्वेशंस. इसी को आगे चलकर फिर हमने ज़्यादा टेक्निकली जो था वो डिस्कस किया था और उसमें हमने यूज़ किया था रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल एंड वी हैव टेकन 2 models. That is, we have used here the simple model which was linear trend and the other one was growth trend. We have used both of these models and then we have compared these 2 models according to हमने फिट किया था डेटा के मुताबिक. कोई भी हम इनमें से मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो भी डेटा को ज़्यादा फिट जो है पॉसिबल करेगा. इसके बाद नेक्स्ट हमने सीजनल वेरिएशन को कंसिडर किया था एंड फॉर दैट पर्पज़ वी हैव यूज्ड रेशियो टू ट्रेंड मेथड. टुडे वी विल कंटिन्यू विद दिस टाइम सीरीज एनालिसिस और इसमें आज जो हम देखेंगे कि जो हमने अभी तक ट्रेंड को डिस्कस किया है और सीजनल वेरिएशंस को किया है. आज हम सिक्लिकल वेरिएशंस और इसके अलावा रैंडम फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस जो हैं उनको कंसिडर करेंगे. रैंडम वेरिएशन के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे दिस इज़ कॉल्ड स्मूथिंग टेक्निक. अब स्मूथिंग टेक्निक जो है ये भी फर्दर 2 टाइप्स की हैं. वन इज़ सिंपल मूविंग एवरेज एंड द अदर मेथड इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल smoothing. First we will consider the simple moving average. Simple moving average method जो है उसके लिए जो है हमने जो एग्जाम्पल ली है वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज के लिए वो बिल्कुल सिंपल है. आप देख सकते हैं that this is equal to FT, that is the forecasting value in period T equal to sigma A T minus I divided by W, where I is from 1 to W. W इस केस में जो है that is indicating the time period. It could be if it is an annual data तो हम कह सकते हैं कि हम moving average जो calculate करेंगे वो 3 year moving average है, 5 year moving average है और 7 year moving average हो सकती है. And we can also use even number that is 4 year moving average, 6 year moving average and so on so forth. अगर हम 3 year moving average जो है वो यूज़ करेंगे तो इसके लिए जो प्रोसीजर है वो सिमिलर है. सब अगर हम 5 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, द प्रोसीजर इज़ द सेम. ओनली डिफरेंस इज़ दैट द टाइम पीरियड इज़ डिफरेंट. यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है इसका नाम इसलिए मूविंग एवरेज है कि जो एवरेज है वो साथ साथ मूव करेगी. जैसे जैसे हम एक एवरेज जो है वो फाइंड आउट करेंगे फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए दूसरी एवरेज फाइंड आउट करेंगे. सो एवरेज विल बी
will go on moving. That is why the name moving average is used. For this purpose, we have taken a hypothetical example, and you can see on the screen the table which is given here. In this table, you can see in the first column हमने quarters हैं. This is quarterly data. In the second column, we have shown firms actual market share, जो उसकी sales हैं, और ये market share जो है वो column 2 में है. और इसके बाद जो हमने method जो हम use करना चाहते हैं, that is moving average, and we have to decide, that is the analyst or the researcher or manager of the firm has to decide which period is to be taken. If it is a 3-year, it could be a 3-year moving average. In this case, since the data which is given is quarterly data, तो यहाँ पे 3-quarter moving average होगी और 5-quarter moving average, or he can take 7-quarter moving average. The larger the value, that is 7-quarter अगर हम लेंगे तो जो smoothing है उसका effect ज़्यादा होगा. यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा that we have to look at the data, whether we can use the moving average method or we cannot use the moving average. If you look at the data, you will see that there is no strong trend in the data. यानी कि डेटा में कोई ऐसा strong trend नहीं है rising या falling जो हमने पहले डिस्कस किया था in case of secular trend. इस डेटा को जब आप देखते हैं, you will see that there are fluctuations in the data, but those fluctuations are not seasonal variations. They are not reflecting seasonal variation, neither they are reflecting cyclical variation. And looking at the data carefully, we'll see that basically these are random variations. इसमें variation ज़रूर है, लेकिन ये जो variation है इसका कोई ख़ास pattern नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये seasonal variations हैं. And similarly, क्योंकि pattern इसमें कोई show नहीं हो रहा, इसीलिए cyclical variation भी नहीं है. And as far as the trend is concerned, we can see that the data is not all the time rising, neither it is rising nor it is falling. So the strength, in this case, the trend element is not strong. इसमें weak है, और trend जो है वो इसमें क्योंकि नहीं है, तो इसलिए अब हम इसको जो use करेंगे, we are going to use this moving average method to smooth out the data, that is smooth out the variations which are in this case irregular variations or random variations. Now, in order to decide which period is to be taken, for this purpose they have to decide on the basis of the nature of the data. एक तो ये कि हमारे पास यहाँ पे जो sample है, that is quite a small sample. It has 12 observations, that is actual observations, और 12 quarter data, जिसमें कि each quarter में आप देख सकते हैं कि हमने जो firm का market share है वो हमने शो किया है. So we can use any time period, that is 3-year, 4-year or 5-year. As I said that we can use either the odd numbers or the even numbers. अब अगर हम 3-year, 5-year या 7-year ले रहे हैं, the larger this period, that is if it is 7, तो उसका जो effect है जो हम smooth out उसको कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा. अभी इसमें अगर हम 3-year moving average या in this case 3-quarter moving average पहले use करेंगे, the procedure is as it was given in the formula, that we have to, in order to forecast a value, in this case अगर हम 3-quarter कर रहे हैं तो हम forecast करेंगे 4th period के लिए, that is for the 4th quarter. This means that we take the total of the first 3 values, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो values हैं उन 3 values का हम total लेंगे और उसको हम 3 से divide करेंगे, which in this case is W, that is the number of observations जो हमने period जो हमने select किया है यहाँ पे, that is 3-quarter जो moving average है. In that case, first we take the sum of these 3 values, the first 3 observations, and then we divide it by 3 in order to get the moving average, that is the average. और ये forecasted value जो है वो हम place करेंगे, जैसे आप screen पे देख सकते हैं, against the 4th quarter. और ये 3rd column में हमने ये जो 3-quarter moving average है जो हम calculate करने जा रहे हैं, ये हमने calculate की है और इसको 3rd column में हम जो है आप देख सकते हैं कि 4th quarter के against हमने इसको लिखा है, and this is equal to 21.67, और ये शो कर रही है. और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जो ओरिजिनल डेटा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो है 4th quarter के लिए दैट इज़ 24. द मार्केट शेयर ऑफ द फर्म फॉर द 4th quarter इज़ 24, while the forecasted value is 21.67. यहाँ पे हम 20 जो दैट इज़ द फर्स्ट वैल्यू, विल ड्रॉप 20 and add 18,
और अब हम इनका सम करेंगे इन 3 वैल्यूज़ का और उसको 3 पे डिवाइड करेंगे सो दैट वी गेट द नेक्स्ट एवरेज विच इज़ 23 और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ओरिजिनल डेटा जो 5th क्वार्टर के लिए दैट इज़ 18 एंड द फोरकास्टेड डेटा इज़ 23. वी कंटिन्यू दिस प्रोसीजर, इसको हम कंटिन्यू करेंगे until we reach the last 3 values और उसमें उन last 3 values को जो कि हमारी हैं क्वार्टर्स जो हमारे लास्ट 3 क्वार्टर्स हैं वो 10, 11 और 12 हैं और इनके अगेंस्ट जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं जब हम इनको ऐड करेंगे और इसको हम जो है 3 पे डिवाइड करके इनकी एवरेज लेंगे तो हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो है 13th क्वार्टर के लिए ये फोरकास्टेड वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 21.33. This is a real forecast because in the original data we do not have an entry against the 13th quarter. हमारे पास जो original data था that was for 12 quarters and we have the corresponding market share of the firm in the second column and now in the third column you can see that the first 3 entries are जो हैं वो हमने we have lost first 3 entries during this procedure of moving average और forecasted values जो हमारी start हो रही हैं those values are starting from the 4th period. But now as a result of this procedure we have obtained the forecast for the next period. तो ये भी जो procedure है, ये जो method है, this is normally this is used for short run forecasting. जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 quarters का we have the data for 12 quarters and now we have forecasted based on this data of 12 quarters we have forecasted the future value for the 13th quarter and this is equal to 21.33. In the same table now we have calculated 5 quarter moving average. You can look at the table and see that this is calculated in the 6th column of the table. Since we are now calculating 5 period moving average, therefore we take the first 5 values, add them and we divide them by 5 to get the average moving to get the average value which is the forecasted value for the 6th period. क्योंकि हम यहाँ पे अब जो है 5 period moving average जो है वो ले रहे हैं तो इसके लिए हम first 5 जो values हैं उनको add करेंगे actual observations को और उनको 5 पे divide करेंगे to get the average forecasted value for the 6th quarter. इसी तरह से हम पहली value को अब drop कर देंगे और next हम add करते जाएंगे और इस procedure को हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर भी हम एंड तक पहुँचेंगे और जो लास्ट 5 वैल्यूज़ हमारे पास रह जाएंगी उनको हम ऐड करेंगे और उनको हम 5 पे डिवाइड करेंगे एंड वी गेट हियर द फोरकास्टेड वैल्यू फॉर द 13th क्वार्टर विच इज़ इक्वल टू 20.6. For using here 3 quarter moving average and 5 quarter moving average, we have forecasted for the 13th quarter. 13th क्वार्टर के लिए जो हमने 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज यूज़ की थी वहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू फोरकास्टेड वैल्यू इज़ 21.33 एंड इन केस ऑफ 5 क्वार्टर मूविंग एवरेज द वैल्यू दैट इज़ द फोरकास्टेड वैल्यू फॉर द 13th क्वार्टर इज़ 20.6. तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं बट इन ऑर्डर टू डिसाइड विच वन ऑफ दीज इज़ बेटर, कौन सी जो है मूविंग एवरेज वो डेटा को ज़्यादा बेटर फिट कर रही है, उसके लिए हमें जो प्रोसीजर यूज़ करना है तो इन फॉर दैट पर्पस वी नीड टू कंप्यूट रूट मीन स्क्वायर एरर एंड इन दिस सेम टेबल वी हैव कैलकुलेटेड द कॉलम हेयर यू कैन सी ऑन इन द टेबल फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक हमने 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज जो थी वो कैलकुलेट की थी. 4th और 5th कॉलम को आप देखेंगे you'll see that we have calculated here A minus F, that is the actual values minus the forecasted values, and then we have that is error hai ye, the deviation between the actual and the forecasted values, and in the next column we have squared these deviations और end में हमने bottom में आप देख सकते हैं at the bottom of this column you can see the total of that is the sum of the squared deviations. The formula that we use for in order to find the root mean square error is given on the screen and this is RMSE stands for root mean square error and this is equal to the square root of the sum of that is sigma AT minus FT whole square all divided by n. Here AT is the actual observations in period T, FT is the forecasted values in period T,
And as I said earlier, that in one column we have calculated these errors, that is a minus f, and then we have squared those deviations or errors, and at the end we have taken the sum of these square deviations, और उसको फिर हमने divide किया है n से, which is the number of observations in this case. Originally the number of observations was 12 quarters, but since we have lost first three values, तो इसलिए हमारे पास अब जो n है that is equal to 9. So we divide it by 9, we divide this sum of the square deviations by 9, and we get here the value which is equal to the root mean square error for 3-quarter moving average is equal to 2.95. Similarly, using the same procedure, we can get the root mean square error for the 5-quarter moving average. वहाँ पे हमने फिर आप कॉलम जो है नेक्स्ट देख सकते हैं कि उसमें हमने AT माइनस F जो है वो पहले कॉलम कैलकुलेट किया है, फिर हमने उनको स्क्वायर किया है, and ultimately we have taken the sum of these square deviations and divided it by the number of observation, और उसका फिर हमने square root find out किया है. And the square root, that is the root mean square error in case of 5-quarter moving average, it is equal to 2.99. So here we can decide, since we have calculated the root mean square error, we can see that the root mean square error for 3-quarter moving average is marginally, it is better, or it is, since it is smaller than the 5-quarter moving average, क्योंकि 5-quarter moving average जो है वो 2.99 है, जबकि 3-quarter जो root mean square error है वो 2.95 है, और 5-quarter root mean square error जो है वो 2.99 है. तो इसमें से जो smaller है वो है 2.95. So in this case we can say that it is marginally, the 3-quarter moving average is marginally better than the 5-quarter moving average. और यहाँ पे जो हमने forecast की थी value, that is for the 13th period or 13th quarter, using the 3-quarter moving average, this was equal to 21.33, and for the 5-quarter moving average this forecasted value is 20.6. So we can say, looking at the root mean square error, comparing these two, we can say that we will feel more confident in forecasting by using the 3-quarter moving average, that is 20, which is, अब यहाँ पे हमारी जो forecast थी that was 21.33, and when we compare it with the 5-quarter moving average, it was equal to 20.6. यहाँ पे हम ये decide कर सकते हैं कि 3-quarter moving average is better than the 5-quarter moving average for this example, because the root mean square error for the 3-quarter moving average is smaller than the 5-quarter moving average. तो यहाँ पे हम जो है हम कह सकते हैं कि 13th quarter के लिए जो हमने forecast किया है, the firm का जो हमने share जो था market share वो हमने forecast किया था. In case of 3-quarter moving average it was 21.33, and in case of 5-quarter moving average it was 20.6. तो हम ज़्यादा confident feel करेंगे अगर हम ये कहें कि 13th quarter में the market share of the firm is equal to 21.33. In this method, ये जो हमने method अभी use किया है moving average का, simple moving average, इसमें हमने random variations जो थी उनको remove किया, उनको smooth out किया, और इसके बाद हमने forecasting जो थी short period के लिए, short term के लिए हमने forecasting भी की. The 12-quarter data was given and we have forecasted for the 13th quarter the market share of the firm. In this case, this method is criticized because it is using all the observations, they are given the same weight. इसलिए इसको इस वजह से criticize किया जाता है. In order to remove this shortcoming, we use another technique, another smoothing technique, which is called exponential smoothing. तो exponential smoothing जो है उसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है ft plus 1 equal to WAT plus 1 minus WFT. और ये जो exponential smoothing forecast है, it is the weighted average of the forecast and the actual value from the prior period, where W is the weight assigned to an actual observation at period T. So we have assigned a weight in this case to the actual value, which is denoted by W, and we have assigned a weight to the forecasted value, which is equal to 1 minus W.
Now this value of W, as you can see on the screen, it lies between 0 and 1. So both inclusive, that is, it could be 0 or it could also be 1, or it might lie between these two limits, that is 0 and 1. So W is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1. So we can select any value between these two limits. तो अगर हम जो है W is, let's say it is small, it is equal to 0.3, तो यहाँ पे हमारा जो है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वेट्स. हम 0.3 यूज़ कर सकते हैं, 0.4, 0.5. If it is close to 1, let's say 0.8, then it is large, and if it is close to 0, obviously in that case it is small. अगर आपके पास जो डेटा टाइम सीरीज डेटा है दैट इज़ वोलेटाइल, दैट इज़ देयर आर फ्लक्चुएशंस, इरेगुलर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, अप्स एंड डाउन्स डेटा में हैं. तो और इस सूरत में अगर आप जो है W, you assign a W or weighting factor to the actual value which is quite large, let's say 0.7 or 0.8, then it will not smooth out. इसका जो इफ़ेक्ट होगा स्मूदिंग का वो बहुत मिनिमल होगा. तो इस केस में हम एक और जो है एग्जाम्पल यहाँ पे वही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल विच वी हैव ऑलरेडी यूज्ड फॉर द मूविंग एवरेज, in which we are given the quarterly data, और यहाँ पे फर्म का जो मार्केट शेयर है वो हमें इन क्वार्टरली डेटा क्वार्टर्स के अगेंस्ट दिया हुआ है. So using the same example, here we have to decide which weighting factor is to be selected. If a manager has to decide, he has to make two crucial decisions in this case. One is the starting point. Forecasting का जो starting point है, एक उसने ये decision लेना है, और दूसरा जो है he has to decide which weighting factor is to be selected. So जो हमारा starting, as far as the starting point is concerned, we can simply take the average of the actual observations. That is, we take the sum of the actual observations for the 12 quarters and divide it obviously by the number of observations, and in this case the number of observation is 12, और इसकी जो average है वो हमारे पास आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, that is equal to 21. So ये हमारा एक starting point जो है हो सकता है, और यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो forecasted values हैं, थर्ड कॉलम में आप देखें कि हमारी जो पहली वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 21, विच इज़ द मीन ऑफ द एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस. एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस का मीन हमने लिया है, एंड दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट. तो यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. और दूसरा जो डिसीजन था, जो हमने कहा कि कौन सा फैक्टर जो है वेटिंग फैक्टर हम सिलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे जो वेटिंग फैक्टर है वी हैव सिलेक्टेड 0.3. नाउ लुक एट द इक्वेशन इन विच वी हैव टू सब्स्टिट्यूट these values. यहाँ पे हमारे पास FT plus 1 is calculated, which is equal to WAT plus 1 minus WFT. Now in this case, if we decide to use W equal to 0.3, look at the table and we see that our first actual value is 20. तो इसमें हम substitute कर रहे हैं यहाँ पे F2, that is the forecasted value for the second quarter. This will be equal to, क्योंकि F1 में हमने वहाँ पे 21 जो है स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया था, दैट इज बाय टेकिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ द एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस. हमने जो स्टार्टिंग एक हमारा रेफरेंस पॉइंट है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज इक्वल टू 21. सो यू कैन लुक एट द टेबल, और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो फोरकास्ट वैल्यू है वो हमने 21 लिखी है. Now for the second forecasted, that is for the second quarter, the forecasted value using this exponential smoothing technique, this is calculated as F2 is equal to 0.3, that is W in this case is 0.3. This is to be multiplied by actual value of period 120 plus 1 minus 0.3, and this is to be multiplied by 21, जो कि हमारे पास forecasted value है फर्स्ट क्वार्टर के लिए. जब हम ये सब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, we get 20.7. So this is the forecasted value for the second quarter. The market share of the forecasted value in this case is, for the second quarter, it is 20.7. Similarly, continuing this procedure, we can find the forecasted value for the third quarter, and in this case obviously you can see that the values that we have to substitute are 0.3, the actual value in period 2 is 22, plus 1 minus 0.3, and the forecasted value in period 2 is 20.7.
So substituting these values for A2, F2 and weights, that is weight is 0.3, 1 minus 0.3 is 0.7, so that we get 21.1. So this means that the forecasted value for the third quarter is 21.1. इसको हम continue करेंगे, the similar procedure, we go on like this, and at the end we get F13, that is the forecasted value for the 13th quarter. यहाँ पे 12th quarter में हमारे पास जो है वो value है, that is F12 is equal to 20.2 and A12 is equal to 23. So substituting these values and their respective weights, we simplify this and this is equal to 21.0. So as you can see that here we have forecasted for the 13th quarter and this is equal to 21.0. Just like in moving average, in simple moving average, we can use different time periods. That is 3-quarter moving average we have used here, 5-quarter moving average. Then we have compared our results and we have selected the moving average which has the smallest root mean square error. Similarly, we can assign different weight, that is weighting factor जो है वो हम different weighting factor use कर सकते हैं. और इस example में हमने पहले जो weighting factor लिया है that is 0.3, and now in the same table you can see the calculations for the weighting factor when the weighting factor is equal to 0.5. तो यहाँ पे हम जो actual values हैं उनका weight है 0.5, so obviously 1 minus 0.5, the weighting factor for the forecasted values is also equal to 0.5. Using the same equation जो कि हमने अभी 0.3 जो weighting factor लिया था वही equation हम यहाँ पे use करेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है, the only difference here is that now the weighting factor is 0.5 instead of 0.3. And our starting point for the forecasted value is again the same, that is the mean of the actual values which was equal to 21. So दोबारा से हम इसको जब calculate करेंगे इन weights के साथ, तो हमारे पास जो values यहाँ पे आएंगी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. यहाँ पे जो हमने forecast की हैं values वो फर्स्ट क्वार्टर आप देख सकते हैं, दिस इज़ 21 जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. और इसके बाद हम इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए F2 फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ 20.5, F3 21.3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अंटिल वी रीच द लास्ट वैल्यू. और वहाँ पे F12 जो है दैट इज़ 19.9 और A12 जो है दैट इज़ 20.2. Substituting these values, that is A12 20.2 and F12 19.9 into the equation and their respective weights, simplifying this we get for the 13th quarter the forecasted value is 21.5. So यहाँ पे आप compare कर सकते हैं कि जब हम weight जो है, when we take the weighting factor 0.3, the forecasted value for the 13th quarter market share of the firm is 21.0, and for the weighting factor 0.5 this is equal to 21.5. Again we calculate the root mean square error for the two procedures here when we are using 0.3 weight and when we are using weighting factor AS which is equal to 0.5. और जब हम इनको calculate करते हैं root mean square error जो है और उसका वही formula है जो हमने पहले use किया है. First of all यहाँ पे भी हम we will calculate the deviations between actual values and the forecasted values, and then we take the square of those deviations and divide it by the number of observation और फिर इसके बाद हम उसका square root ले लेंगे. तो जैसे कि हमने calculate किया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं root mean square error for when we use the weight equal to 0.3, this is equal to 2.70, और root mean square error जो है जब हम weight 0.5 use करते हैं that is equal to 2.91. So clearly the root mean error square when weight W equal to 0.3 is used, then 2.70 root mean square error जो हमने calculate की है when weight is 0.3. So we will feel more confident if we use weight that is equal to 0.3, because and in this case we can compare the forecasted values. जब हम 0.3 use करते हैं तो forecasted value for the 13th quarter is 21.0, और जब हम 0.5 weight use करते हैं the forecasted value for the 13th quarter is 21.5.
तो इसमें हम जो प्रेफरेंस है वो इस वेट को देंगे, दैट इज़ 0.3, क्योंकि यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर एरर जो है दैट इज़ 2.70 विच इज़ स्मॉलर देन द अदर वन. So we'll in this case we will select the weighting factor which is equal to 0.3. Using time series analysis and smoothing techniques, we have discussed so far the long-term trend, seasonal variations or random variations. We have not considered so far cyclical variations. तो cyclical variations की हमने अभी तक बात नहीं की है, और इसके लिए हम अब नेक्स्ट जो है वो एक और टेक्निक यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड बैरोमेट्रिक टेक्निक. एज द नेम इंडिकेट्स दिस इज़ कंपेयर टू बैरोमीटर, जहाँ पे जैसे कि मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो बैरोमीटर यूज़ करते हैं और वहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस हैं मर्करी में, उसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं वो उसके मुताबिक जो है फोरकास्ट करते हैं, जो भी वेदर फोरकास्ट दी जाती है. तो इसी तरह से यहाँ पे जो है here we are going to use the economic indicators which give us a clue what is going to happen in the economy. Overall economy जो है उसमें जब हम इन fluctuations को देखते हैं, जो economic indicators show करते हैं, तो उन economic indicators से हम ये जो है forecast करते हैं कि next जो है turning point वो क्या है. Either it is the peak point or it is the bottom point. peak है या toe है, और इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखकर हम ये डिसाइड करते हैं. तो इसीलिए इसका नाम जो है दैट इज़ बैरोमेट्रिक टेक्निक. तो बैरोमेट्रिक टेक्निक में जो हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेसिकली यूज़ करेंगे वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. दीज आर द लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और इसके अलावा हमें जो डिस्कस करना है कंपोजिट इंडेक्स एंड डिफ्यूजन इंडेक्स. और यहाँ पे जो है हमने पहले आपसे बात की थी कि ये जो cyclical variations हैं, these variations correspond to the business cycle, and we have said that the business cycle is a rhythmic pattern of economic expansion and contraction. Economic जो contraction है और recession, that is periods of declining economic activity, और जो economic expansion है जो कि peak point को show करता है ग्राफ में, that shows the periods of increasing or expanding economic activity. Economic indicators जो हमने अभी आपको बताए हैं, that is the leading economic indicators, coincident and lagging. These economic indicators help forecast the economy. Leading indicators, they are for example stock prices, building permits. Coincident indicators include production, manufacturing and trade sales. And similarly lagging जो indicators हैं उनके example हम ले सकते हैं unemployment rate, change in labor cost, and similar other indicators can be taken. So the important economic indicators that we are going to use here are the leading economic indicators, coincident economic indicators, lagging economic indicators. As their name imply, the first one, that is the leading economic indicators, tells us that where we are going, whereas the second one, which is the coincident economic indicators, they tells us where we are. And the lagging economic indicators tells us that where we have been. तो इसमें जो फ़र्क है आप देख सकते हैं, जैसे कि लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, दे प्रीसीड द टर्निंग पॉइंट्स, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द इकोनॉमी, जहाँ पे इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो रही है या जहाँ पे उसकी एक्टिविटी जो है, जनरल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज़ फास्ट एंड एवरीथिंग इज़ मूविंग इन द मूविंग अप. और जो जब हम कहते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई तो एवरीथिंग इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स. तो यहाँ पे जो कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कोइंसिडेंट, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हम कोइंसिडेंट टर्म इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भी ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो हमारे जो इकोनॉमी की पिक्चर है उसको साथ साथ शो कर रहे हैं, और यानी कि जो साइमल्टेनियसली उसमें मूव अप एंड डाउन जो है वो साइमल्टेनियस हो रही हैं. जैसे कि इकोनॉमी की सिचुएशन है, लेट्स से कि हम जो हैं टर्निंग पॉइंट जो है वो पीक पॉइंट है, तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको वही रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे साथ साथ इसके, साइमल्टेनियसली ये चेंजेस जो हैं इनमें भी आ रही होंगी और इकोनॉमी में भी आ रही होंगी. वेयरएज लैगिंग जो है, जैसे कि नाम से पता चलता है, देयर इज़ अ टाइम पीरियड, वहाँ पे लैग जो है, देयर इज़ अ 1 period or maybe 2 period lag is involved in that case. For instance, when the economy is slowing down, जब स्लो डाउन हो रही होती है तो वहाँ पे
उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट वो बढ़ जाता है, लेकिन ये उसके फ़ौरन साथ ही नहीं होता। इसीलिए हम इसको लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होता है, लेकिन उसमें और इसमें जो है गैप होता है एक टाइम पीरियड का। सो टाइम पीरियड का 1 पीरियड टाइम लैग इज इन्वॉल्व और मे बी 2 पीरियड टाइम लैग इज इन्वॉल्व हियर. Actually, the barometric technique was first used in 1920s by Harvard Economic Service. Later on, it was abandoned because it failed to predict the Great Depressions in 1930s. लेकिन इसके बाद फिर इसको जो है रिवाइव किया गया in 1930s में कि जो एंड में इसको फिर से रिवाइव किया गया and it was refined and developed. और अब जो हम इसको प्रेजेंट सिचुएशन में इसको हम देखते हैं, दिस इज़ कंडक्टेड बाय the National Bureau of Economic Research, which is abbreviated as NBER, National Bureau of Economic Research. और इसमें जो है ये जो National Bureau of Economic Research है NBER, it is a private non-profit organization और ये जो है सैकड़ों जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको पब्लिश कर रहे होते हैं और क्वार्टरली करते हैं, और इस तरह से ये जो डेटा है this is released to press and these indicators are widely followed then by the economists, government agencies और business firms जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं. जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि जो macro forecasting है that is used as an input in the micro forecasting. So firms हैं और individuals हैं, households हैं, वो ये जो macro forecasting economy की हो रही होती है कि GNP जो है वो कम होगी, बढ़ेगी, और इसी तरह से जो दूसरे एग्रीगेट हैं, एग्रीगेट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सिमिलरली एग्रीगेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनका जो डायरेक्शन है वो मैक्रो फोरकास्टिंग से पता चलता है. और ये सब जो है NBER, दैट इज़ नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च इन द US, ये अपनी पूरी इकोनॉमी को कर रहे होते हैं. और इसमें क्या है कि इसमें कोई 600 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो हैं वो इस रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं ऑल ओवर द कंट्री. तो इसमें एक इसी तरह से एक और जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिसर्च ग्रुप है, एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्रेंस बोर्ड. कॉन्फ्रेंस बोर्ड जो है वो भी इसी तरह से रेगुलरली जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको पब्लिश करता है, और इसको यूटिलाइज़ करते हैं बिजनेस फर्म्स, इसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं, और इसी तरह से जो हाउस होल्ड हैं यानी कि कंज्यूमर्स जो हैं वो भी इन फोरकास्ट को देखते हुए अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो अकॉर्डिंगली बनाते हैं. तो यहाँ पे जो बेसिकली हम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे मैंने पहले कहा, हम जो यूज़ करेंगे वो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं. इन ऑर्डर टू सी द रिलेटिव पोजिशन ऑफ दीज इंडिकेटर्स, दैट इज़ द लीडिंग, कोइंसिडेंट एंड लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वी कैन सी द स्लाइड ऑन द आवर स्क्रीन. एंड हमने जो ग्राफ किया है उसमें आप देख सकते हैं दैट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास टाइम है, और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे हमने इन इंडिकेटर्स को प्लॉट किया है. नाउ लुक एट द टू वर्टिकल लाइंस हियर. जो वर्टिकल लाइंस हैं वहाँ पे हमने पीक डेट शो की है, और इसके बाद बॉटम जो नेक्स्ट दैट इज़ डाउनवर्ड पीरियड को जो शो करेगा वो आप देख सकते हैं. एंड वी कैन सी डिफरेंट लाइंस फॉर लीडिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट and lagging indicators. As you can see clearly, जो leading indicators हैं they are preceding the actual peak time जो है उसको देखिए, उससे पहले उसमें जो वो precede कर रहा है. यहाँ पे if we take the example of building permits, जैसे कि लोग जब buildings बना रहे होते हैं या housing construction हो रही होती है तो उसके लिए permit लेते हैं. तो अगर if the number of these permits is increasing, that would imply that the housing construction is increasing. तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर है. इसके लिए जब लोग ज़्यादा परमिट्स ले रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है वो होगी. दैट इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर दैट इज़ प्रिसीडिंग द पीक पीरियड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो पीक पीरियड है उससे पहले ये लीडिंग इंडिकेटर जो है इसका पीक आ जाता है, और उसके बाद हम पीक पीरियड को ये टच करता है. और इसी तरह से हम जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस की. वो भी इसको लीडिंग इंडिकेटर्स में आएगा. व्हेन द स्टॉक प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, दैट इंडिकेट्स दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जनरली द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग. यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और फर्म्स जो है वो अपने बिजनेस को
एक्सपैंड करेंगी। इसी तरह से जो पॉजिटिव है डायरेक्शन उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जो हम इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द लीडिंग इंडिकेटर्स, वो जो है एवरेज वेटेड एक इंडिकेशन है कि इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव कर रही है। दिस जस्ट गिव्स अस द direction in which the economy is moving. So these leading indicators primarily they are more important than the coincident indicators and also the lagging indicators, but they are also, this does not mean that they are not important, they are quite meaningful, but primarily we are interested in the leading economic indicators क्योंकि उससे हमें पता चलता है that कि इकोनॉमी जो है उसकी डायरेक्शन इस वक्त क्या है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स को शो कर रही है। और यहाँ जो कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स हैं जैसे मैंने पहले कहा कि वो साइमल्टेनियसली इसके साथ मूव करेंगे, दैट इज लुक एट द पीक पॉइंट एंड द थ्रो पॉइंट, यू कैन सी दैट दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली। उनकी जो डायरेक्शन है वो भी एक है और उनका टाइम जो है दैट इज एग्जैक्टली द सेम। सो इसलिए इनको हम कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स कहते हैं। और इसके लिए हम बहुत सी एग्जाम्पल्स जो हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है लाइन, उसमें जो सबसे नीचे लाइन है जो आप देख सकते हैं दैट इज रिफ्लेक्टिंग लैगिंग इंडिकेटर्स। हियर यू कैन सी दैट द पीक पॉइंट पे जब आप देखते हैं तो जो पीक पॉइंट लैगिंग इंडिकेटर्स का है वो बाद में आता है क्योंकि वो टाइम लैग उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको दी कि जब स्लो डाउन शुरू होता है तो उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ जाता है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन लैगिंग इंडिकेटर्स, क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट में कमी है ये कुछ देर के बाद आती है। जब स्लो डाउन एक्चुअली शुरू हो चुका होता है उसके बाद ये कमी जो है, दिस डिक्लाइन इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ शोन इन द इकोनॉमी, ये जो इंडिकेटर है बाद में आता है, इसीलिए हम इसको लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए हम बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। एक्चुअली जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि NBER दैट इज़ नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च एंड कॉन्फ्रेंस बोर्ड, वो बहुत सारे ये इंडिकेटर्स जो हैं इनको पब्लिश करते रहते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ ग्रुप्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें वी टेक 11 लीडिंग इंडिकेटर्स, 4 कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स एंड 7 लैगिंग इंडिकेटर्स। तो जो 11 लीडिंग इंडिकेटर्स हैं उनमें जो ज़्यादा सबसे प्रोमिनेंट होंगे ये बिल्डिंग परमिट्स होंगे, इसके अलावा स्टॉक प्राइसेस हैं, और जो कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स है वहाँ पे जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल्स हैं। और फॉर लैगिंग इंडिकेटर्स वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड चेंज इन द लेबर कॉस्ट। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन इनकी पूरी लिस्ट जो है वो भी हम देख सकते हैं। इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ ग्रुप ऑफ लेट्स से 11 leading indicators, 4 coincident and 7 lagging indicators, as you can see the number of leading indicators is the greater largest, and the reason is that basically as I said earlier that leading, we are primarily interested in the leading indicators of the economy because वो हमें बताते हैं कि economy की direction इस वक्त क्या है। Now if we take a group of these indicators, that is as I said earlier, let's say 11 जो हैं वो leading indicators हैं, 4 coincident indicators हैं and 7 are lagging indicators. The group of these indicators is called a composite index. Composite index जो है that is a weighted average of all these indicators, that is the all 3 types of indicators, which includes all that is in leading, coincident and lagging indicators. तो इन सब का हम एक composite index जो है वो calculate करते हैं, which is the weighted average of these indicators. और इसको कंपोजिट इंडेक्स को फिर हम यूज़ करते हैं इन जो मेजरमेंट हम करते हैं बैरोमेट्रिक जो टेक्निक है उसमें फिर हम शो करते हैं कि इकोनॉमी जो है एक्चुअली उसकी डायरेक्शन इस वक्त कहाँ पे है। दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट्स जो हैं, जैसे मैंने बेसिकली कहा दैट दीज सिक्लिकल वेरिएशंस दे आर मूविंग अराउंड द लॉन्ग टर्म ट्रेंड। सो वी हैव टू सी वेदर द इकोनॉमी इज़ ऑन द अपसाइड, और जहाँ पे आपके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो पीक पॉइंट हो सकता है, बॉटम पॉइंट हो सकता है, तो वो जो है उसको हम फोरकास्ट करते हैं यूजिंग दिस बैरोमेट्रिक टेक्निक। और यहाँ पे बजाय इसके कि हम अलग अलग इन इंडिकेटर्स को जो है कंसिडर करें, दैट इज़ वी डू नॉट नॉर्मली वी डू नॉट सेपरेटली कंसिडर दीज indicators, that is the leading indicator, lagging indicator or the coincident indicators. We take them all together
we take a weighted average of these all these indicators, all three types of indicators, which is called composite index. तो उस composite index के जो हेल्प से फिर हम बैरोमेट्रिक टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं और फोरकास्टिंग जो है वो करते हैं इकोनॉमी के लिए। ओवरऑल जो फोरकास्टिंग है ये, और इसके बाद इसी फोरकास्टिंग को the business firms, they use this forecasting, macro forecasting as an input in order to forecast their own, जो उनके अपने बिजनेस से फर्म है उसकी फोरकास्ट के लिए माइक्रो फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। The problem that we face in case of composite index is that some of the indicators are moving up and some of the indicators are moving down. For instance, leading indicators जो हमने कहे कि there are 11 leading indicators, it is quite possible that some of these indicators are moving up and some of these are moving down. So the problem that we face here is that some of the indicators are moving down and some are moving up. In order to overcome this problem, we use another index which is called diffusion index. और इस diffusion index जो है उसमें हम values देते हैं. For instance, if all the indicators are moving up, then it is given a value of 100. If all the indicators on the other hand they are moving down, then it is given a value of 0. That is, the diffusion index is given a value of 0. If all the 11 leading indicators they are moving up, तो हम कहेंगे diffusion index is assign a value of 100. If all of them are moving down, तो फिर हम 0 कहेंगे. Diffusion index will be equal to 0. So actually this is a ratio of the indicators moving up divided by the total number of indicators. तो जो indicators जो हमारे move कर रहे हैं upwards, और ये रेशो है, और इसके जो टोटल नंबर के साथ इस इंडिकेटर्स के साथ हम जो रेशो है वो कैलकुलेट करते हैं. दिस इन अदर वर्ड्स मीन्स दैट इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ राइजिंग इंडिकेटर्स. जो भी राइज कर रहे हैं उसकी परसेंटेज हम शो कर रहे हैं. तो कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो मूव अप कर रहे हैं, कुछ जो है वो मूविंग डाउन हम कह रहे हैं. एंड देयर आर सम इंडिकेटर्स विच आर नाइदर मूविंग अपवर्ड नॉर मूविंग डाउनवर्ड्स. तो अगर वो मूविंग अप के लिए हम 1 यूज़ कर रहे हैं, मूविंग डाउन के लिए 0 यूज़ कर रहे हैं, और जो कांस्टेंट हैं द वंस विच आर नाइदर मूविंग अप नॉर मूविंग डाउन, उसको हम फिर जो है वैल्यू हाफ की दे देते हैं, दैट इज़ 0.5. तो इस तरह से जो डिफ्यूजन इंडेक्स है दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ राइजिंग इंडेक्स. एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन इंडेक्स इज लेट्स से 50%, दैट वुड इम्प्लॉय, वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होने की तरफ जा रही है. फॉर इंस्टेंस अगर हमने कहा कि 11 लीडिंग इंडिकेटर्स हैं एंड 7 आउट ऑफ 11 आर मूविंग अपवर्ड्स, मूविंग अप, देन वी वुड से दैट दिस इज 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन द डिफ्यूजन इंडेक्स in that case will be equal to 64. So this shows the percentage of rising indicators to the total number of indicators. तो diffusion index जो है और composite index, इनसे barometric जो हम forecasting वो करते हैं. इसमें जो drawback है वो ये है कि ये हम सिर्फ short term के लिए use कर सकते हैं. Another drawback of the barometric technique is that here we are given, कई दफ़ा जो है recession उसको कहा जाता है कि रिसेशन होगी, फोरकास्ट किया जाता है कि नेक्स्ट पीरियड में रिसेशन जो है इकोनॉमी इज़ गोइंग टुवर्ड्स रिसेशन, लेकिन एक्चुअली इस तरह से नहीं होता. और इसी तरह से ये जो हम इन बैरोमेट्रिक यूजिंग दिस बैरोमेट्रिक टेक्निक वी बिकम अवेयर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है. भी यहाँ पे ये हमें इसकी साइज, दैट इज़ द चेंज इन द फोरकास्टिंग वैल्यू, द साइज ऑफ द चेंज ऑफ द फोरकास्टिंग वैल्यू, or the magnitude of the change of the forecasting value, it is not given. और इस तरह से ये जो कुछ इसके drawbacks हैं, but in spite of these drawbacks हम ये कह सकते हैं कि ये barometric technique जो है it is better than time series technique and also the smoothing technique that we have discussed today, because those techniques are naive techniques. और यहाँ पे हमने जो है economic indicators यूज़ किए हैं, और इसके लिए हमने देखा है कि इसमें कुछ shortcomings हैं. बट दिस इज़ यूज्ड एज बेसिकली हम जो इसको यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर एग्रीगेट्स जो हम मेजर करते हैं इकोनॉमी के. फॉर इंस्टेंस GNP है, या इसी तरह से जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी का, और एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ये सब जो एग्रीगेट्स हैं वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं. बट यूजिंग दीज मैक्रो फोरकास्टिंग टेक्निक्स वी यूज़ देम एज एन इनपुट, एंड द फर्म्स मैनेजर्स देन use this as an input in their micro forecasting.
with this we come to end of the session. We will continue with this topic next time. Thank you. Khuda Hafiz.